वेलकम बैक टू योर चैनल विद्यार्थी। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी, यानी 1909 में जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसी के बारे में हम लोगों को देखना है। मगर सबसे पहले इस बात को समझिए कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे। तो इसको हिंदी में हम कहते हैं भारत परिषद और अधिनियम। एक्ट मतलब क्या होता है? अधिनियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत परिषद अधिनियम, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जाना गया। मगर ये एक्ट ज्यादा फेमस पता है किस नाम से है? ये एक्ट ज्यादा फेमस है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म नाम से। ठीक है, इसका ज्यादातर लोग जो इस एक्ट के बारे में जो ज्यादा नाम लेते हैं इस एक्ट का, वो कहते हैं कि एक आया था 1909 में। क्या आया था? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। अब यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। रिफॉर्म मतलब क्या होता है? सुधार। रिफॉर्म मतलब क्या होता है? सुधार। और अब इस बात को समझिए कि किस तरीके का सुधार मॉर्ले साहब और मिंटो साहब करना चाहते थे। आखिर किस तरीके का सुधार मॉर्ले और मिंटो करना चाहते थे, इस पे अब हम लोगों को चर्चा करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर क्या कारण था कि ये अधिनियम का नाम ये रिफॉर्म पड़ा और ये अधिनियम लाया गया। ठीक है, रिफॉर्म मतलब होता है सुधार करना। तो क्या बिगड़ा हुआ था जिसका सुधार किया जा रहा था? इसका नाम पड़ा ना मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो क्या बिगड़ा हुआ था उसको समझते हैं। तो अगर हम कहें कि भारत परिषद अधिनियम अपना जो एक समझिए तो अस्तित्व को पकड़ता है कहां से? भारत परिषद अधिनियम इसका जो एक तरीके से समझिए नींव पड़ा है 1905 ईस्वी के स्वदेशी मूवमेंट में। आपको पता है कि यहाँ पे रुक जाइए, स्वदेशी मूवमेंट में जो है इसका नींव पड़ा है। और बेसिकली स्वदेशी को ना कह के आप कहिए तिलक एंड ऑल, जितने भी ऐसे लोग थे जो कि स्वराज का डिमांड करते थे, जो क्या चाहते थे? स्वराज। ऐसे जितने भी लोग, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, एनी बेसेंट हो, आपका ये क्या नाम है, लाला लाजपत राय हो, बिपिन चंद्र पाल हो, ये सभी लोग, रास बिहारी बोस हो, तो इस टाइप के जो लोग थे, जो थोड़े क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, ठीक है, वे सारे लोग क्या कह रहे थे कि हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। ठीक है, और इसी चक्कर में 1905 में जो है यही स्वदेशी एंड स्वराज, स्वदेशी मूवमेंट जो है, वहां पे भी स्वराज का नारा जो है चल रहा था कि हम लोग स्वराज मांग लेते हैं। बंगाल विभाजन के समय जो स्वदेशी आया, उस समय मेन मुद्दा यही था कि हमें स्वराज दो और हम अपने देश का सामान यूज करेंगे, यही सारा चीज था। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझेंगे तिलक तो 1905 से ही स्वराज का डिमांड कर रहे थे। तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक जो थे, तो वो 1905 ईस्वी से ही स्वराज का डिमांड कर रहे थे कि हमको अपना स्वराज चाहिए। देखिए, यहाँ पे स्वराज का ये मतलब नहीं था कि ब्रिटिश सरकार को यहाँ से भेज देना है, क्योंकि अगर हम लोग ब्रिटिश सरकार को भेजते तो फिर से कुछ बेवकूफ राजा लोग हम लोग पे राज करने लगता, लोकतंत्र तो नहीं आता, डेमोक्रेसी नहीं आता। ठीक है, तो इसी वजह से तिलक ये चाहते थे कि होम रूल हो, इसीलिए वो बाद में होम रूल लीग दिलाए, यानी ऊपर से जो है राजा तुम रहो, मगर अंदर में राज करने का अधिकार जो है, मतलब घर के अंदर, देश के अंदर वाले मैटर में राज करने का अधिकार, डिसीजन लेने का अधिकार भारतीयों को दे दो। ऐसा किसका डिमांड था? ऐसा किसकी इच्छा थी ऐसी? तो तिलक की, बाल गंगाधर तिलक और उनके साथियों की। ठीक है, मगर आप देखेंगे कि 1905 में स्वराज तिलक तो मांग रहे हैं, मगर क्या कांग्रेस इसका सपोर्ट करेगी? नहीं, कांग्रेस 1905 में चुप है इस चीज पे। बट 1906 में आप देखेंगे कि 1906 में दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे,
तो फिर वो कहेंगे कि हाँ भाई स्वराज हम लोगों को चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अब यहाँ पे एक तरीके से समझिए तो एक ग्रुप था जिसे हम एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, एक ग्रुप था जिसे हम क्या कहते थे, एक्सट्रीमिस्ट, और एक ग्रुप था जिसे हम मॉडरेट्स कहते थे। एक ग्रुप था जिसे हम मॉडरेट्स कहते थे। मॉडरेट्स मतलब उदारवादी, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो थोड़े मतलब उदंड टाइप हो। देखिए ये लोग, एक होता है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने वाले, तो वो वैसे थे जिनको की ब्रिटिश सरकार आतंकवादी का दर्जा दे दी थी, यानी वो बम फोड़ दिए, ये सब कर दिए तिलक। और ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे, ये लोग बम फोड़ने वाले नहीं थे, ये लोग क्या थे, इनका विचारधारा जो था वो बहुत ज्यादा उग्र था, ना कि ये बम फोड़ने वाले थे। बस बोलने में बहुत ज्यादा, मतलब बात से तलवार चलाते थे, बातों से तलवार चलाने वाला जो ग्रुप था उसी को हम लोग एक्सट्रीमिस्ट कहते थे। ये उग्रवादी थे। और मॉडरेट्स जो थे ये उदारवादी थे, ये काफी लिबरल थे। और आप देखेंगे कि 1906 में जो स्वराज का प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। तो इससे पता चलता है दादा भाई नौरोजी मॉडरेट हैं, उदारवादी ग्रुप के समर्थक हैं, जबकि तिलक जो है वो कौन से हैं, वो उग्रवादी ग्रुप के समर्थक हैं, उसके मेन लीडर हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए क्या मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों जुड़ नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कुछ ज्यादा ही लगाव हो रहा है। और यही खतरा किसके लिए है, यही खतरा है अंग्रेजों के लिए, कि सभी लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो फिर ये खतरा है अंग्रेजों के लिए। और अभी रिसेंटली आप देखे होंगे कि बंगाल के विभाजन के खिलाफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिला। 1905 में ही बंगाल के विभाजन के खिलाफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकता देखने को मिला। तो ये सारा जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, फिर ये एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट यूनिटी, ये सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के लिए काफी खतरा बनते जा रहा था। और इसी कारण से हम लोग देखते हैं 1909 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, ये एक्ट सुधार करने के लिए तो नहीं था, ये जो कह रहा है कि रिफॉर्म है, सुधार करने के लिए ये एक्ट तो नहीं था, ये यूनिटी को तोड़ने के लिए था, एकता को खत्म करने के लिए था। अभी हम लोगों ने देखा कि 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के कारण दो तरह के एकता को देखा गया। यहाँ पे कितने तरीके के एकता को देखा गया भारतीय जनता के बीच में, दो तरीके के यूनिटी को देखा गया। पहला जो है वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी देखा गया, हिंदू और मुस्लिम यूनिटी देखा गया। दूसरा जो है लीडर्स के बीच में काफी विचारों को लेकर मतभेद रहता था, बट आज के डेट में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका भी क्या हो गया, जुड़ाव हो गया। एक्सट्रीमिस्ट कब से कह रहे थे हमको स्वराज दे दो, तिलक कब से कह रहे थे कि हमको स्वराज दे दो, मगर मॉडरेट्स क्या कह रहे थे, नहीं। मगर 1906 में मॉडरेट्स के दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भाई स्वराज दे दो, यानी विचारों का मिलन हो गया। तो इस कारण से इन दो एकता को तोड़ना था, हिंदू मुस्लिम को अलग करना था और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई लगवाना था। और यही कारण था कि आपका भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। ठीक है, इसका नाम परिषद क्यों पड़ा है, जाहिर सा बात है कुछ ना कुछ विधान परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कानून बनाने वाली संस्था में और गवर्नमेंट के डिफरेंट संस्था में कुछ चेंजेस के लिए ये लाया गया है। इसी कारण से इसका नाम भी भारत परिषद अधिनियम पड़ा है। और चूंकि ये 1909 ईस्वी में आया है इसीलिए इसका नाम 1909 है। तो ये क्लियर है क्यों आया, एकता को तोड़ने के लिए आया है, सुधार करने के लिए नहीं आया है। किस टाइप का एकता, किसके बीच में ये जुड़ाव हुआ, हिंदू मुस्लिम के बीच में जुड़ाव हुआ स्वदेशी के समय पे, और मॉडरेट यानी उदारवादी और एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी के बीच में जुड़ाव हुआ, विचारों का मेल हुआ। किस कंटेक्स्ट में, स्वराज, दोनों ही एक ही चीज चाहते थे, स्वराज चाहिए। और ये बात किसको हजम नहीं हुआ, ये बात हजम नहीं हुआ अंग्रेजों को।
ये बात किसको नहीं हजम हुआ? अंग्रेजों को। अब क्या सारे के सारे अंग्रेज हम लोगों के लिए ही, मतलब भारत के लिए ही पागल हुए रहेंगे? नहीं, भारत जैसा अंग्रेजों का बहुत सारा कॉलोनी था। ऐसा नहीं है कि उनके पास बस एक ही कॉलोनी था और वो है भारत। नहीं, भारत जैसा कई सारे कॉलोनी थे। तो जो लोगों को, एक सेकंड, तो भारत जैसा अंग्रेजों का तो कई सारा कॉलोनी था। तो कुछ अंग्रेज भारत के लिए क्या किए गए थे? अपॉइंट किए गए थे कि भारत का सारा मैटर तुम ही देखना। और वही इनका नाम है। भारत के लिए जो हेड अपॉइंट किए गए थे, जो भारत के सचिव थे, जो सुप्रीम थे, भारत के सचिव। अब ये सचिव ऐसे लिखा जाता है या ऐसे, देख लीजिएगा। तो भारत के जो सचिव थे उनका नाम था मॉर्ले, ठीक है। और जो भारत के वायसरॉय थे, भारत के वायसरॉय थे, उनका नाम था मिंटो, ठीक है। उनका नाम क्या था? मिंटो। ये मिंटो सेकंड है। एक और मिंटो आए थे, मिंटो फर्स्ट 1809 के समय में। ये कितने नंबर वाले मिंटो हैं? सेकंड नंबर वाले मिंटो हैं। देखिए, जो सचिव होता था वो भारत का एक तरीके से मंत्री होता था, मतलब भारत का मंत्री, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना गया संसद होता था, सांसद, ठीक है। और वायसराय कौन होता था? ये क्राउन का चमचा होता था, क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। ये उतना पावरफुल नहीं है। ज्यादा पावरफुल कौन है? मॉर्ले, तब है मिंटो। इसी कारण से पहले नाम किसका आया है? मॉर्ले का, और तब आया है मिंटो का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो कारण, कौन सा कारण? यूनिटी। यूनिटी को तोड़ने के लिए जो भारत के अपॉइंटेड लोग थे, मतलब भारत के लिए जिन अंग्रेजों को पैसा मिल रहा था, भारत के लिए जिन अंग्रेजों को अपॉइंट किया गया था कि भारत जो कॉलोनी है हमारा, उस पे तुम ही दोनों को ध्यान देना है, इन दोनों ने क्या किया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया या भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया, जिसमें कि मेन कारण यही था कि हर तरीके से इन लोगों को तोड़ देंगे। और ये भारत परिषद अधिनियम का इन लोगों ने नाम क्या रखा? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से यूनिटी को तोड़ा गया। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम यूनिटी या एकता की बात करें तो दो स्तर पे ये एकता देखी जा रही थी। एक हिंदू मुस्लिम, और दूसरा जो लेवल था वो था नेताओं के बीच में, ठीक है। तो ज्यादा आसान किसके बीच में तोड़ना है? पहले इनके बीच में तोड़ना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर ये एकजुट रहेंगे तो इन लोगों को टूटने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी कारण से पहले नेताओं के बीच में फूट डाला गया। और वो कैसे डाला गया ये देखिएगा। 1906 में जो दादा भाई नौरोजी या जितने भी मॉडरेट्स थे, जिन्होंने ये कहा कि स्वराज हमें चाहिए, जिन्होंने स्वराज का नारा दिया, कब दिया? 1906 में। 1907 में वे मुकर गए। 1907 के सूरत सेशन में, सूरत अधिवेशन में ये लोग बोले कि नहीं नहीं, हमको स्वराज नहीं चाहिए। आखिर ऐसा, मतलब पागल जैसा कभी कुछ क्यों बोलना शुरू कर दिए ये लोग मॉडरेट्स? कारण ये था कि इनको कहीं से भनक लगा था। किसके द्वारा लगा होगा? जाहिर सा बात है, मिंटो ये सभी बताया होगा। तो इन लोगों को, मॉडरेट्स को ये पता चला था कि हम लोग स्वराज तो नहीं देंगे, मगर डायरेक्ट इलेक्शन यानी निर्वाचन, जैसे आज के डेट में आप मुखिया चुनते हैं, उसी तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन के मदद से हम क्या करेंगे? भारतीयों को भी लेकर के आएंगे। कहाँ? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है। कहाँ लेकर के आएंगे? कार्यकारिणी परिषद में, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन से, पहले तो नॉमिनेशन से जाता था ना, पहले नॉमिनेशन से जाया जाता था आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधायिका में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। पहले किससे जाया जाता था? या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन से, माने नामजदगी एक तरीके से समझ लीजिए। गवर्नर जिसको जिसको पसंद करता था उसको उसको बुला लेता था। जैसे बनारस के राजा को बुलाया था, पटियाला के राजा को बुलाया था, सर दिनकर राव को बुलाया था, ठीक है। मगर पहली बार कहा गया कि हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे,
ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जैसे मुखिया का चुनाव होता है, आप खुद जाइए वोट दीजिए और उसके बाद जो है वो चुनाव चुन के चला जाएगा बनने, ठीक है। तो कार्यकारिणी परिषद गवर्नर जनरल के या अभी के लिए कहिए वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको अंतर पता होगा। एग्जीक्यूटिव वे होते हैं जो कानून लागू करते हैं और लेजिस्लेटिव वे होते हैं विधायिका जो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेट करते हैं, ठीक है। तो वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम किसको भेजेंगे? इंडियन को भेजेंगे। ये बात इन लोगों को पता चला कि वायसरॉय साहब ये प्लान कर रहे हैं, किसको? मॉडरेट्स को ये बात पता चला कि वायसरॉय साहब ये प्लान कर रहे हैं मिंटो कि हम लोग भारतीयों को, मिंटो ऐसा चाह रहे हैं कि भारतीयों को भी वायसरॉय के कार्यकारिणी परिषद में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सीट मिलेगा वाया डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। अब ये बात मॉडरेट सोचे कि तो आखिरकार हम लोग तो नेता बन जाएंगे, कहीं ना कहीं एक तरीके से हम रूलर तो रहेंगे ना, लीडर तो रहेंगे ना, तो फिर क्या ड्रामा करने का जरूरत है कि स्वराज चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और यही कारण से यहाँ पे इन लोगों को लालच दिया गया कि हम क्या लेके आएंगे, हम तुम लोगों को वायसरॉय के कार्यकारिणी परिषद में जगह देंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह देंगे, और इस कारण से, और वो भी कैसे? अपने मन से नहीं, जो लोग चुने जाओगे उसको भेजेंगे। और इस कारण से यहाँ पे 1960 में जो मॉडरेट्स थे, जो उदारवादी लोग थे, जैसे नेहरू टाइप के लोग, जैसे दादा भाई नौरोजी टाइप के लोग, वो लोग बोले कि हम लोग को स्वराज नहीं चाहिए, हम स्वराज का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है। और इस कारण से आप देखेंगे 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो अभी एक पेज पे खड़े थे, यानी वो दोनों एक मत पे खड़े थे, एक मत को मान रहे थे कि हाँ ठीक है स्वराज चाहिए, और फिर उदारवादी जब पीछे हट गए तो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे वो उदारवादियों से नाराज हो गए, उनका दिल टूट गया। किसका? एक्सट्रीमिस्ट लोगों का, यानी बाल गंगाधर तिलक और उनके दोस्तों का, उनके सपोर्टरों का दिल टूटा, और वो लोग क्या किए? उठ करके कांग्रेस छोड़ के चले गए। और उसके बाद आप देखेंगे उसी को हम लोग सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं। तो पहला जो एकता नेताओं के बीच में था उसको तोड़ा जा चुका है, खाली कानाफूसी लगा के कि भाई हम तुमको नेता बनाएंगे, चुनाव करके अपने पास बैठाएंगे, और इस चक्कर में मॉडरेट्स बोले कि ठीक है तो हम स्वराज नहीं मांगेंगे। और इस तरीके से आप क्या देखें कि ये जो यूनिटी, ये वाला जो यूनिटी था उदारवादी और उग्रवादी दल के बीच में, वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये पहला फूट डालो शासन करो यहाँ देखने को मिल गया आपको। अब दूसरा फूट डालो शासन करो आपको देखने को आगे मिलेगा। तो ऐसा करने से नेताओं के बीच में फूट पड़ गई, और उसके बाद क्या हुआ? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आ गया। जब ये एक्ट आया तो उसके बाद हम लोग देखें कि इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो मॉडरेट ग्रुप थे वो खोज रहे थे कि भाई बोला था कि चुनाव करवाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, तो यहाँ देखिए पहली बार भारत में पहली बार डायरेक्ट चुनाव का, है ना, प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया है। कब आया है? 1909 के अधिवेशन में आया है। ये डायरेक्ट इलेक्शन को सीधा सीधा अगर समझना है तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मान के चलिए कि आपके घर में आप अभी छोटे चल रहे हैं और आपको चॉकलेट खाने का मन है, ठीक है। आपको क्या करने का मन है? चॉकलेट खाने का मन है, ठीक है। और साथ के साथ आपको चॉकलेट लेने जाने का भी मन है, यानी आप चाहते हैं कि जो भी सुधार होना चाहिए या जो भी चूज करना है हम ही चूज करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए आपका नाम क्या है? मोहन, ठीक है। तो मोहन ये चाहता है कि हमको चॉकलेट खाना है तो हम अपने पसंद से चूज करेंगे, ठीक है। और मोहन के परिवार में कितने लोग हैं वो देखते हैं। एक है उनकी मम्मी, ठीक है, और एक है उनके पापा,
ठीक है। और उसके अलावा उनकी दो बहन है। मोहन के परिवार में इतने सारे लोग हैं, ठीक है। अब देखिए कि डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे वोटिंग पड़ेगा, ठीक है। और अब वोट में कौन कौन खड़े हुए हैं, या तो मोहन जाएगा और या तो उसकी बहन कौन जाएगी, सीता जाएगी, या तो उसकी बहन सीता जाएगी, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ से वोट गया मोहन को, एक वोट मम्मी दे दी, एक वोट बहन दे दी और एक वोट पापा भी दे दिए। तो ऑटोमेटिकली सीता हार गई और सीधे सीधे पावर किसके हाथ में आ गया, चॉकलेट लेने जाने का और अपने पसंद का चॉकलेट चूज करने का मोहन के हाथ में आ गया, ठीक है। यही होता है प्रत्यक्ष चुनाव। अब मोहन डिसाइड करेगा कि वो मिल्की बार खाएगा या डेयरी मिल्क खाएगा, और अपनी बाकी बहनों के लिए भी वो कौन सा चॉकलेट लाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मोहन ही डिसाइड करेगा, ठीक है। मगर अगर यही अप्रत्यक्ष चुनाव रहता तो कुछ इस तरीके से होता। तो यहाँ पे अब हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन समझेंगे। इसमें ये मोहन है और ये कोई राधा है, ये रानी है और ये सीता है, ठीक है। और ये सभी लोग हैं और ये मम्मी पापा हैं और यहाँ पे चॉकलेट खाने का मन है। अब इसमें क्या होगा, मम्मी पापा पहले ही से एक बार वोट करवा के दो लोगों को चुन दिए हैं कि ये दो लोग लीडर का काम करेंगे। कौन कौन, तो बड़ा भाई मोहन और बड़ी राधा। मम्मी पापा पहले ही सबको बोले कि आपस में चूज कर लो कि कौन कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन लीडर बनेगा। तो सबने मिलकर के इन दोनों को चूज किया, ठीक है। और अब जब चॉकलेट खाने का मन होगा तो ये वोट नहीं दे सकते हैं, ये दोनों लोग डायरेक्ट वोट नहीं देंगे, ये आपस में एक दूसरे को वोट केवल देंगे, है ना। ये आपस में मोहन और राधा आपस में वोट दे करके डिसाइड कर लेंगे कि आखिर सबको कौन सा चॉकलेट खाना चाहिए। और इसी को हम कहते हैं कि ये तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, ये दोनों चॉकलेट के मामले में वोट नहीं दे पाए, है ना, कि कौन जाएगा, मोहन जाएगा या राधा जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। मतलब ऐसे अप्रत्यक्ष चुनाव में लीडर्स विधानसभा में पहले से रहते हैं और उन्हीं में से कुछ को चुन करके आपस में ही, खुद में से ही कुछ को चुन करके कहाँ भेज दिया जाता है, लोकसभा लेवल पर। और मतलब आज का लोकसभा नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो जो पुराना विधान परिषद था उसके लेवल पर। बट पहली बार 1909 में क्या हुआ, 1909 में डायरेक्ट चुनाव हुआ है। किसके लिए, विधान परिषद के लिए, सॉरी केंद्रीय विधान परिषद के लिए पहली बार चुनाव हुआ है, केंद्रीय विधान परिषद के लिए पहली बार चुनाव देखने को मिला है, डायरेक्ट चुनाव केंद्रीय विधान परिषद के लिए। और कार्यकारिणी परिषद में भी सत्येंद्र सिन्हा को, यानी कार्यकारिणी परिषद, विधान परिषद तो है ही, जो कार्यपालिका है उसमें भी, वायसराय के कार्यपालिका में भी पहली बार किसी इंडियन को एक पोस्ट दिया गया है। और वो पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है लॉ मेंबर। वो एक कानून सदस्य के तौर पर वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए थे, नाम था उनका सत्येंद्र सिन्हा। तो ऐसे पहले भारतीय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय या एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के मेंबर बने थे, वो थे सत्येंद्र सिन्हा। तो ये हो गया आपका एक बात कि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन आ चुका है। अब बात करते हैं कि ये जो यूनिटी देखने को मिल रहा है, इसी चुनाव में ये टूट जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को एक प्रोविजन दिया जाएगा और उस प्रोविजन का नाम है सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। उस प्रोविजन का नाम क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट। इस सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या हुआ है, तो इसमें ऐसा कहा गया कि भाई मुस्लिम अगर कोई एज अ नेता खड़ा होगा, कोई इंसान अगर नेता बनने के लिए खड़ा हुआ है और उसका धर्म मुस्लिम है, तो केवल और केवल उसको मुस्लिम लोग ही वोट देंगे। जैसे इस तरीके से समझिए कि कोई लड़की किसी पोस्ट के लिए खड़ी हुई, अब उसको केवल और केवल लड़की लोग ही वोट देगी।
तो यही चीज था सेपरेट इलेक्टोरेट में, ठीक है। यही चीज था सेपरेट इलेक्टोरेट में, जो कि किसको मिला था, केवल और केवल मुस्लिम सोसाइटी या मुस्लिम लोगों को ही मिला था, मुस्लिम ग्रुप्स को ही मिला था। तो यहाँ पर देखिए जो हिंदू मुस्लिम का यूनिटी था वो खत्म हो गया। हिंदुओं को लगा कि उनके साथ छल हुआ है और मुसलमानों के लिए ये फायदा का था, तो इसलिए जो मुस्लिम नेता थे वो इसको बहुत ज्यादा क्या किए, प्रोपेगेट किए, बहुत ज्यादा इस एजेंडा को बढ़ावा दिए कि बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे दोनों तरीके का यूनिटी खत्म हो गया। फूट डालो शासन करो यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था इसको सभी नेता, बहुत सारे नेता लोग क्रिटिसाइज किए और वो लोग बोले कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो चाहता है सेपरेट इलेक्टोरेट के मदद से हिंदू मुस्लिम का विभाजन करना। इसीलिए जो आपके राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने मिंटो साहब को सांप्रदायिकता का जनक कहा, यानी कम्युनलिज्म के फादर हैं ये, ठीक है। कम्युनलिज्म मतलब धर्म के नाम पर जो दंगा फसाद होता है उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं या कम्युनलिज्म कहते हैं। तो ये बात हो गया। और सेपरेट इलेक्टोरेट ला करके मिंटो डी फेमस हो गए, किस नाम से, इस नाम से कि फादर हैं आप किसके, सांप्रदायिकता के, सांप्रदायिकता के पिता हैं कौन, मिंटो। और ये बात कहा कौन, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि फादर है मिंटो कम्युनलिज्म के, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दोनों तरीके से फूट डाल दिया गया। डायरेक्ट इलेक्शन हम लोग देख चुके हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमने देखा सत्येंद्र सिन्हा आ चुके हैं। और अब एक चीज जो है आप देखे होंगे कि 1892 में 1892 में हमें केवल भौंकने का अधिकार दिया गया था, यानी हम डिबेट तो कर सकते थे, केंद्रीय विधान परिषद में डिबेट कर सकते थे, बहस कर सकते थे, कौन, भारतीय, और डिस्कशन भी कर सकते थे, वाद विवाद कर सकते थे, बट उसको हम रोक नहीं सकते थे, किसी चीज पे हम अपना वोट नहीं दे सकते थे। तो मत देने की शक्ति, वोट देने की शक्ति, अपने इंटरेस्ट और डिसइंटरेस्ट को शो करने का तरीका तो एक ही है ना कि हम वोट दे उस बात पे। तो जो वोट देने की शक्ति है वो हमें कब मिला, वो मिला है हम लोगों को इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी में। तो यहाँ पे टोटल ये 4 पावर हमने देखा। इसके अलावा इसका नाम मॉर्ले मिंटो क्यों पड़ा ये तो हम बता चुके हैं, क्योंकि मॉर्ले यहाँ के सचिव थे, भारत सचिव है ना, और उसके अलावा मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। सचिव को सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए अब जो लास्ट बात आपका बचता है वो है ये जो 1909 ईस्वी का अधिनियम था ये काफी छोटा रहा, इसका टेन्योर काफी छोटा रहा। आप देखते होंगे कि 20-20 साल के बाद जो है अगला नियम आता था, बट 1909 ईस्वी के अधिनियम के 10 साल बाद ही 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आ गया, ठीक है। तो आखिर इसका क्या कारण था कि इसका टेन्योर काफी छोटा था, अब उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो एकता था वो अनेकता में बदल गया, ठीक है। तोड़ दिया किसको, नेताओं को आपस में झगड़ा लगवा दिया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में झगड़ा हो गया, और इधर हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी झगड़ा हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे फिर खतरा बढ़ेगा और तब दूसरा नियम आएगा। तो आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम के केस में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है गांधी जी का आना, अराइवल ऑफ गांधी। 1915 में गांधी जी 9 जनवरी को आ चुके हैं और वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को प्रमोट करते रहते थे। वो जानबूझ के ऐसा कुछ करते थे जिससे आपस में जो है सौहार्द बना रहे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें तो आप देखेंगे यहाँ में कि 1916 ईस्वी में तुर्की जो है वो किसके खिलाफ है, वो ब्रिटेन के खिलाफ है,
ठीक है। और तुर्की है कौन? मुसलमानों के लिए खलीफा। मुसलमानों का वो कैसा, मतलब समझ लीजिए कि जैसे हिंदुओं में 4 धाम है, तो उस तरीके से, और मतलब हिंदुओं में जैसे आपके शंकराचार्य हुए, है ना, कोई बड़े मठाधीश हुए, तो उसी तरीके से मुसलमानों के लिए खलीफा हुआ करते थे, ठीक है, तुर्की के खलीफा। और 1916 में मुसलमानों को ये समझ में आता है कि शायद तुर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन से हार जाए और उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा और खलीफा की भारी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। और इसी कारण से मुसलमान दिन भर ये गुहार लगा रहे थे किससे? अंग्रेजों से, कि देखिए जो भी कीजिएगा तुर्की का डिसमेंबरमेंट, मतलब उसको तोड़िएगा नहीं, हमारे जो रिलीजियस प्लेस है उसको बांटिएगा नहीं। मगर अंग्रेजों ने इनकी बात अनसुनी की, अंग्रेज इनका बात नहीं सुने। और तब आप देखेंगे 1919 का खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे खिलाफत और असहयोग एक साथ चला है, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। मुसलमानों के बाद अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू तो पहले ही से नाराज थे सेपरेट इलेक्टोरेट के वजह से। ये एक बहुत बड़ा नाराजगी का कारण था हिंदू नेताओं के बीच में कि ये फूट डालने का काम हो रहा है। तो इस कारण से भी 1909 का एक्ट नहीं चल पाया। दूसरा 1919 में जालियांवाला बाग हुआ। 1919 का जालियांवाला बाग ये हिंदू मुस्लिम सभी के लिए काफी दुखदायक रहा। लोगों को लगा कि ये लोग जो अंग्रेज हैं वो बदमाश हैं, किसी भी वर्ग के लोग को यही लगा। तो ये तो हो गया हिंदू मुस्लिम एकता का बात। नेताओं में भी सेम टू सेम वही ले आई है। खिलाफत के वजह से भी लोग जुड़े, तो नेता जुड़े तभी तो लोग जुड़े। उसके अलावा अंग्रेज जो गलत जैसे रॉलेट एक्ट लाए, तो उसके वजह से बहुत सभी लोग परेशान हुए कि ये तो तानाशाही है ना। तो इन सारे कारणों से, उसके अलावा 1916 में आपको लखनऊ पैक्ट देखने को मिला जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एकजुट हो गए। तो हर तरीके से ये लोग जब एकजुट हुए तो फिर जाकर के 1909 ईस्वी के बाद दोबारा कुछ तोड़फोड़ करने के लिए इनको ये जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 था उसके जगह पे एक और नया एक्ट लाना पड़ा जिसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, जो कि 1919 में आया। तो यहीं पे इसको हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। और आगे का वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ठीक है, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चलिए, थैंक यू।